ठीक है। अच्छा जी बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लॉक 8 का माइनर सेशन। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारे लास्ट डेज ही चल रहे हैं और मैंने कोशिश यही की कि आप लोगों को जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना प्रायोरिटी ऑर्डर में मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूँ। हम लोगों ने रिमेटोलॉजी तकरीबन कंप्लीट कर ली है, ऑर्थो भी कंप्लीट कर लिया, इंटरनल मेडिसिन भी हो गई है, गायनी भी हो गई है, पेशेंट सेफ्टी भी हो गई है, और इसके अलावा कल मैंने आप लोगों को सर्जरी, पीडियाट्रिक मेडिसन, ये वाले सारे लॉस भी कंप्लीट करवा दिए थे। अब आज हम लोगों ने क्या इन्फेक्शियस मॉड्यूल जो है ना वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आज हम लोगों ने बच्चों न्यूप्लेजिया का मॉड्यूल जो है ना उससे रिलेटेड माइनर्स स्टडी करने हैं। सो इसमें हम लोगों ने मेडिकल ऑन्कोलॉजी पढ़नी है जो मेडिसिन के अंदर आएगी आपकी। हमने आज सर्जरी पढ़नी है, इसके अलावा हम लोगों ने रेडियोलॉजी हाफ पढ़नी है। कल इंशाल्लाह मैं फिर कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जो रिमेनिंग की रेडियोलॉजी है वो कंप्लीट करवा दूँ, और आपका एक वो है इन्फेक्शन कंट्रोल वाले 2-4 एलओज हैं वो कंप्लीट करवा देती हूँ, और साथ में हमारी जो रिमेनिंग रिमेटोलॉजी और ऑर्थो रह गई है ना फिर हम वो कंप्लीट कर लेंगे। भी हम लोगों के पास 3 डेज़ हैं, सो 3 डेज़ के अंदर इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। यूट्यूब पे भी मैं फिर इसके बाद अपलोड करूँगी क्योंकि यूट्यूब पे जो चीज़ आती है वो थोड़ी लेट आती है एज़ कम्पेयर टू जो चीज़ आप लाइव सेशन में लेते हो। और एक और अनाउंसमेंट मैंने आप लोगों को करनी थी कि अगर आप लोगों ने वायरोलॉजी, एमएसके पैथोलॉजी, फोरेंसिक और जो रिमेनिंग फार्मा के चैप्टर्स हैं अगर आप लोगों ने वो कंप्लीट करने हैं तो फिर उसके लिए आप लोगों ने मेरा सेशन ज्वाइन कर लेना है। इंशाल्लाह 25th सेशन बिल्कुल इसी तरह से सेशन होगा जिस तरह आप लोग ले रहे हो। सो आप लोग खुद भी कोशिश करो ज्वाइन करने की, अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करो। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, मैंने फिर वही बात की है कि प्रायोरिटी ऑर्डर आप लोगों ने देख लेना है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी है, ये रिलेट करता है आपके न्यूप्लेजिया के साथ। ठीक है, आप लोगों ने न्यूप्लेजिया भी स्टडी किया ही होगा या कर रहे होंगे आप लोगों के रॉबिन्स की बुक से, तो ये तकरीबन इसके जो एलओज है ना वो उसी के साथ मिलते जुलते हैं। ठीक हो गया। सो 5 एलओज हैं इसके, और इसको आपने डेविडसन की ये चैप्टर नंबर 7 पार्ट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 7 है जहाँ से मैंने इसके नोट्स बनाए हैं। मेरा आज हाथ में काफ़ी दर्द था तो मैं इतना ज़्यादा लिख नहीं पाई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के नोट्स जो है ना वो आप लोगों तक पहुंच जाए। अच्छा बच्चों, सबसे पहले एलओ में वो आपसे पूछता है कि व्हाट आर द कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स ऑफ कैंसर पेशेंट एंड अप्रोच टू क्लिनिकल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट। और कैंसर पेशेंट के बेसिकली आपने बताना है कि जब एक कैंसर का पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या होती है, और जब आप उसका एग्जामिनेशन करते हो तो उसके अंदर क्या क्या साइंस आपको नजर आते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ठीक हो गया। अच्छा जी, सो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स बच्चों आपके पास क्या क्या आ जाएंगी। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस। अगर आपके पास कभी ऐसे मेडिसिन के सिनेरियो पे आता है ना हिस्ट्री लेने का भी कोई स्टेशन, और कैंसर की अगर हिस्ट्री लेनी हो, हमारे ना प्रॉफ में आ गया था इस तरह के कैंसर के पेशेंट की हिस्ट्री लेनी थी वाइवा में, तो उसमें ना आप लोगों ने ये सवाल उससे लाजमी पूछ लेने हैं। अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, कैंसर के पेशेंट का जो वजन होता है ना वो बहुत एबनॉर्मली रिड्यूस होता है। ठीक है, इसके अलावा आप उससे क्या पूछ सकते हो, लॉस ऑफ एपेटाइट के बारे में पूछोगे कि भूख लगना बंद तो नहीं होगी, परसिस्टेंट फटीग, मुसलसल थकावट, इसके अलावा पेन के बारे में पूछोगे। अच्छा, ये जनरल कैंसर की हम बात कर रहे हैं ना, फिर अगर स्पेसिफिक कैंसर होगा, किसी लंग कैंसर है तो उसके अंदर आप हॉर्सनेस ऑफ वॉइस का पूछते हो, आप कफ का पूछते हो, ठीक है, आप वेट लॉस का पूछते हो। फिर जिस हिसाब से जो कैंसर होता है आप उसकी जो हिस्ट्री होती है वो डिफर कर रही होती है। ठीक है, सो ये जनरल मैं आपको पढ़ा रही हूँ। परसिस्टेंट कफ या ब्रेथलेसनेस का पूछ सकते हो आप, ब्लीडिंग या एबनॉर्मल डिस्चार्ज का। ब्लीडिंग का क्यों पूछते हैं, क्योंकि कैंसर के पेशेंट के जो प्लेटलेट काउंट होता है वो बहुत, कैंसर के पेशेंट का जो प्लेटलेट काउंट होता है ना वो बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से ना उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया। इसके अलावा ब्लीडिंग का आप लोग पूछ सकते हो, एबनॉर्मल किसी डिस्चार्ज का पूछ सकते हो, बावल या ब्लैडर हैबिट्स के अंदर एबनॉर्मेलिटी का पूछ सकते हो, लंप या स्वेलिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों। लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग मिलती है कैंसर पेशेंट्स के अंदर, लिम्फेडिनोपैथी मिलती है। तो आप पूछते हो कि आपको जिस समय किसी जगह पे गिल्टियाँ तो नहीं बनी हुई, या आप जब पल्पेट करते हो तो आपको जो लिम्फ नोड्स हैं वो पल्पेबल होते हैं। लंप या स्वेलिंग के बारे में पूछना है आपने, वीकनेस के बारे में पूछना है, और सिम्टम्स रिलेटेड टू इन्वॉल्व्ड ऑर्गन, कि वही जिस ऑर्गन का कैंसर होगा ना उस ऑर्गन के बारे में आप लोगों ने लाजमी पूछ लेना है। कुछ जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती हैं और कुछ जो सिम्टम्स होते हैं ना वो ऑर्गन रिलेटेड होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाता है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन की सिस्टमिक अप्रोच क्या। अब अगेन आपकी बुक के अंदर ना ये पूरा एक चैप्टर लिखा हुआ है, डेविडसन के अंदर बहुत लेंथी लिखा हुआ है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी ना बहुत ज़्यादा लेंथी लिखी हुई है।
सो मैंने यही कोशिश की है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसको लेंथी ना करूँ, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो मतलब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या क्या चीज़ें चेक करोगे? अगर जनरल आप चेक कर रहे हो कैंसर के पेशेंट को जहन में रखते हुए, तो आपके जेक्सिया देखोगे, यानी कि मसल की वेस्टिंग देखोगे। आप डिहाइड्रेशन के साइंस देखोगे, आपको पता है डिहाइड्रेशन के साइंस कहाँ क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे चेक करनी होती है। आपने टंग पे चेक करनी होती है, आपने आइज़ में चेक करनी होती है, ठीक है। और इसके अलावा कोई बच्चा होता है तो फिर आपको उसके उसमें भी चेक करना होता है, जो हेड वगैरह होता है उसके ऊपर भी आपने फिटिंग देखनी होती है, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखोगे बच्चों? एसिमेट्री देखोगे, लम्प्स देखोगे, रैश या फिर स्किन के अंदर कोई चेंजेस देखोगे, अगर आप जनरल की बात कर रहे हो। फिर हैंड्स में आप क्या क्या चीज़ें देखते हो? हैंड्स में बच्चों आपको क्लबिंग मिल जाती है। क्लबिंग आई एम श्योर आप लोगों को पता ही हो कि क्लबिंग क्या होती है, ठीक है। साइंस ऑफ स्मोकिंग देख सकते हो, खासतौर पर अगर आपके पास स्मोकिंग जो है ना बच्चों, वैसे भी अगर मैं आगे आपको बताऊंगी इन्वायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर के अंदर, तो जो साइंस ऑफ स्मोकिंग है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि स्मोकिंग बहुत सारे कैंसर्स की एक लीडिंग कॉज है, सिर्फ लंग कैंसर की नहीं, बहुत सारे कैंसर्स की। इसके अलावा आप पैलर चेक कर सकते हो, ब्रेस्ट या फिर एक्जिला के अंदर आपको कि ब्रेस्ट की अगर खास तौर पर ब्रेस्ट का कैंसर है तो आपको ब्रेस्ट के अंदर वाज़ेह नेकेड आई से ब्रेस्ट के अंदर एसिमेट्री, डिस्चार्ज, किसी किस्म का लंप नज़र आता है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है बच्चों? रेस्पिरेटरी में आप जो है ना जब उसको ऑस्कल्टेट करोगे आपको स्ट्राइडर मिल सकता है, कॉन्सोलिडेशन, उसके एक्सरेस के ऊपर कॉन्सोलिडेशन नजर आ सकती है, या आप इसको जो है ना वो ऑस्कल्टेट भी कर सकते हो। लिम्फ नोड की दोबारा वही बात है कि लिम्फ नोड लिम्फेडिनोपैथी आपको मिल सकती है, ठीक है। लिम्फेडिनोपैथी मिल सकती है। कौन कौन से लिम्फ नोड्स आपने पाल्पेट करने होते हैं? सर्वाइकल, सुप्रा क्लैविकुलर, एक्सिलरी और इनग्वाइनल। फिर फेस पे आपको क्या मिल सकता है? पैरेलल मिल सकता है, आइज में टेरस मिल सकता है, हॉर्नर सिंड्रोम मिल सकता है। सीवीएस में आपको क्या मिल सकता है? सुपीरियर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन के साइंस मिल सकते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन। ये हर चीज़ ना आपको जब आप ऑस्कल्टेट करते हो उसके ऊपर सुनाई देती है। एब्डोमेन के अंदर एसाइटीज़, ये बहुत कॉमन है बच्चों, कैंसर के पेशेंट के अंदर एसाइटीज़ का डेवलप होना, यानी कि फ्लूइड का बिल्डअप हो जाना, ये बहुत कॉमन होता है। हेपेटोस्प्लीनोमेगाली अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने जब हीमाटोलॉजी पढ़ी हुई होगी वहाँ जितने भी आपने कैंसर्स पढ़े हैं तकरीबन हर एक के साइन सिम्टम में लिखा हुआ है हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, यानी कि लिवर की इनलार्जमेंट, स्प्लीन की इनलार्जमेंट। इसके अलावा एपिगैस्ट्रिक मैस, कोई अम्बलाइकल नोड्यूल, रीनल या फिर पेल्विक मैस, विजिबल मैस जो है ना वो आपको मिल सकता है। तो ये चीज़ें ना आप लोगों ने बस एक दफ़ा रीड कर लेनी है, इसको एज सच याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। फिर न्यूरोलॉजिकल आपको क्या क्या साइंस मिल सकते हैं? फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस मिल सकते हैं, सेंसरी डेफिसिट मिल सकता है कि उसकी सेंसेशंस वगैरह का लॉस हो सकता है, ठीक है। और स्केलेटल सर्वे करोगे तो आपको वहाँ पे बोन के अंदर टेंडरनेस मिल सकती है। उसके अलावा आपकी जो बुक का एक टेबल है, ठीक है, वो टेबल भी मैंने आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर किया हुआ है। हाई यील्ड एमसीक्यू पॉइंट्स क्या आ सकते हैं बच्चों के? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिनसे आपके एमसीक्यूज पूछ जा सकते हैं? कि चेक्सिया है, क्लबिंग है, लिम्फेडिनोपैथी, एसाइटीज़, बोन टेंडरनेस, ब्रेस्ट के अंदर कोई लंप, प्लूरल इफ्यूजन। इसके अलावा हेपेटोस्प्लीनोमेगाली को पूछ लेना, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली और फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मिल सकता है, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास कुछ साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो कि कैंसर का पेशेंट जो है ना जब आपके पास आएगा तो आपको ये साइन और सिम्टम्स जो है ना वो मिल सकते हैं। फिर कुछ रेड फ्लैग्स ऑफ मेलिग्नेंसी, जिसका मैंने आपके साथ जो PDF शेयर किया ना वहाँ पे मैंने इसके अंदर डाला है, और ये आप लोगों की बुक के अंदर